नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं 4 जून के बाद देश में बनने वाली राजनीतिक हालात के बारे में। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे और मतगणना के बाद देश के राजनीतिक हालात क्या होने वाले हैं, इस दल को कितनी कामयाबी मिलने वाली है, देश की अगली सरकार कौन बनाने जा रहा है, आखिर अगली सरकार किस तरह से बनेगी, क्या किसी एक राजनीतिक दल को इस लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगा या साझा सरकार बनेगी, एनडीए को जीत हासिल होगी या इंडिया गठबंधन के नेताओं के सिर्फ जीत का सेहरा बंधेगा। इन विषयों पर मैं आप लोगों से विस्तार से चर्चा करूंगा। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। शुरुआत करते हैं 4 जून के मतगणना के बाद जो देश में राजनीतिक हालात पैदा होंगे उसके बारे में। अभी तक का जिस तरह का अनुमान, जिस तरह का संकेत देखने को मिल रहा और 6 चरणों के मतदान के बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाई दे रहा है, पैन इंडिया कहें या अलग अलग राज्यों के विश्लेषण के आधार पर, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मतदाताओं के रुझान के आधार पर ऐसा लगता है कि 4 जून को किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एक राजनीतिक दल को अकेले दम पर सरकार बनाने जैसी बहुमत हासिल नहीं होने वाली है। इस तरह के संकेत साफ तौर पर मिल रहे हैं 6 चरणों के मतदान के बाद। 7वां चरण बाकी है और 1 जून के बाद मतगणना की तैयारी शुरू हो जाएगी और 4 जून को पूरे देश में मतों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा सुबह से लेकर, और उम्मीद की जा रही है कि देर रात तक स्थिति साफ हो जाएगी कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है देश में। सवाल ये उठता है कि अगर किसी एक राजनीतिक दल अकेले दम पर सरकार बनाने जैसी बहुमत हासिल नहीं होती है तो क्या देश के राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, देश के राजनेता राजीव गांधी जैसी स्थापित उच्च कोर्ट की उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करेंगे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको याद होगा कि जब इंदिरा जी की असामयिक हत्या के बाद देश में अफरा तफरी का माहौल था, उस समय देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर राजीव गांधी बैठाए गए। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के नेतृत्व में देश में आम चुनाव हुआ। उस आम चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहा जाता है वह कांग्रेस पार्टी को मिली। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आजाद भारत में जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं उन सभी चुनावों में किसी एक राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा सीट अब तक नहीं मिली थी। राजीव गांधी के दौर में ही, राजीव गांधी के नेतृत्व में ही जो चुनाव हुआ था देश में, उसमें कांग्रेस पार्टी को 400 से ज्यादा कामयाबी मिली। कांग्रेस के जो क्रिटिक रहे हैं, राजीव गांधी के जो विरोधी रहे हैं, उनका ये कहना रहा है, उनका ये आरोप रहा है कि कांग्रेस की वह जो ऐतिहासिक या शानदार कामयाबी थी उसके पीछे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की असामयिक हत्या थी। उस हत्या से उपजी जो सहानुभूति की लहर थी, उस सहानुभूति की लहर ने कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलवाई। लेकिन यह भी सच है कि राजीव गांधी की जो मिस्टर क्लीन की इमेज थी, राजीव गांधी का जो एक इनोसेंट चेहरा था, राजीव गांधी की जो साख थी, उस पर भी देश की जनता ने भरोसा किया और शायद यही कारण है कि उस दौर के एक से एक बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के प्रत्याशियों के मुकाबले चुनाव हार गए। तब कहा जा रहा था कि यह जो सरकार बनी है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री वाली सरकार है और इसके नेतृत्व में देश में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। देश के विकास की जो रफ्तार है वो तेजी से आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ साल बाद ही राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार विवादों में घिर गई।
और विवाद के प्रमुख दो कारण थे। पहला कारण था शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया ऐतिहासिक फैसला। इस फैसले के तहत मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता के लिए हकदार बना दिया गया। और दूसरा, अयोध्या स्थित विवादित पूजा स्थल का ताला खुलवाने का अयोध्या के एक मजिस्ट्रेट का आदेश। ये दो ऐसे निर्णय आए जिसने कि पूरी तरह से राजीव गांधी की सरकार के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर। और तीसरा जो घटनाक्रम हुआ वह विश्वनाथ प्रताप सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा देकर बाहर जाना और राजीव गांधी सहित कांग्रेस पार्टी पर बोफोर्स की खरीद में 64 के कथित घोटाले का आरोप। ये तीन ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुए और अदालती फैसले आए जिसने की पूरी तरह से राजीव गांधी की सरकार की विश्वसनीयता के सामने संकट खड़ा कर। नतीजा बिल्कुल साफ। राजीव गांधी ने क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत जहां एक तरफ देश के मुस्लिम समाज को खुश करने की कोशिश की, वहीं हिंदू समाज को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की। और शायद यही कारण है कि जहां एक तरफ राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदलने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया, वहीं दूसरी तरफ जब अयोध्या स्थित विवादित पूजा स्थल का ताला खोलने का आदेश वहां के एक अदालत ने जारी किया तो उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में कोई मजबूत पैरवी नहीं की गई। इसके चलते हिंदू और मुसलमान दोनों राजीव गांधी की सरकार से नाराज हो। और तीसरा डेंट लगा जब वीपी सिंह ने पूरे देश में घूम घूम के राजीव गांधी और उनकी सरकार पर बोफोर्स तोप की खरीद में दलाली खाने का आरोप लगा। ये अलग बात है कि 64 घोटाले के जो आरोप राजीव गांधी की सरकार पर लगे, उस आरोप को तब से लेके आज तक साबित करने में लगभग 400 करोड़ से अधिक रुपया खर्च हो गया, लेकिन अभी तक वह आरोप साबित नहीं हो पाया कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ। और खास तौर से राजीव गांधी और उनके परिवार के विरुद्ध जो वीपी सिंह का आरोप था वो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया और जनता ने और अदालतों ने भी उसको सिरे से खारिज। दूसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि वीपी सिंह की सरकार बनने के पहले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में राजीव गांधी की पार्टी को 140 सांसदों का समर्थन हासिल था। उनकी पार्टी के 140 उम्मीदवार विजयी हुए। मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया था कि क्या देश के जो मौजूदा राजनेता हैं और राजनीतिक दल हैं, वे राजीव गांधी द्वारा स्थापित उच्च कोर्ट की उस संसदीय परंपरा का पालन करेंगे। 4 जून के बाद जो देश में सरकार बनेगी, सरकार गठन से लेके और सरकार चलाने के मामले में, या पद के लालच में, सत्ता के लालच में हर तरह का जोड़ तोड़ और साठ-गांठ करके सत्ता हथियाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि जब राजीव गांधी की सरकार को उस समय के राष्ट्रपति ने, राजीव गांधी की पार्टी को जब उस समय के राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, सबसे बड़े राजनीतिक दल के नाते, क्योंकि उस पार्टी के पास 140 सांसदों का समर्थन था, तो राजीव गांधी ने बहुत ही विनम्रता से राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने से इनकार कर। उन्होंने अपने इस रिफ्यूजल के पीछे जो तर्क दिया वह भारतीय लोकतंत्र में एक मिसाल है। उन्होंने साफ किया कि देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश नहीं दिया है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनादेश न देकर विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी होने के बावजूद, वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी विपक्ष में बैठे, विपक्ष की राजनीति करे। और तब उस समय के राष्ट्रपति ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को, जो कि सदस्यों की संख्या के मामले में कांग्रेस पार्टी से कम था उनके दल की संख्या, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। उसके बाद जो देश में राजनीतिक उथल पुथल हुआ, मंडल की राजनीति हुई, वो सब आपके सामने है। जिस तरह से देश में एक विघटनकारी
राजनीति की शुरुआत हुई वो सब आप लोगों को याद है। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाई और उसके बाद फिर चंद्रशेखर जी को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का मौका मिला। लेकिन चंद्रशेखर जी की भी सरकार 4 महीने चलकर गिर गई और चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा सौंप दिया। कांग्रेस पार्टी ने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। देश में दोबारा चुनाव हुए और चुनाव के बाद फिर पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, क्योंकि उसी दौर में जब दोबारा चुनाव हुए तो राजीव गांधी की श्री पेरम्बदूर में एक आतंकी हमले में उनकी भी हत्या के बाद कांग्रेस की कमान पीवी नरसिंह राव के हाथ में आई और पीवी नरसिंह राव ने एक कोलिशन सरकार बनाई जो 5 साल तक। उस सरकार के बहुत सारे कंट्रोवर्शियल फैसले रहे, इसके बारे में बाद में चर्चा कभी करेंगे किसी अगली वीडियो में। लेकिन एक जो सबसे बड़ा हम कहें कि फेल्योर रहा वो अयोध्या स्थित विवादित पूजा स्थल के गिराए जाने का मामला था। पीवी नरसिंह राव ने उस समय अयोध्या स्थित जब विवादित ढांचा को गिराया जा रहा था तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं की, वे चुप्पी साधे रहे, मौन व्रत धारण किए रहे। इसको लेके पीवी नरसिंह राव की काफ़ी आलोचना भी हुई और पूरी देश और दुनिया में उनकी निंदा की। ये अलग विषय है। आज हम आप लोगों के सामने मुखातिब हैं और चर्चा कर रहे हैं कि क्या 4 जून के बाद एक बार फिर देश में हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? क्या 4 जून के बाद एक बार फिर किसी एक दल को बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा? क्या 4 जून के बाद एक बार फिर एक कोलिशन सरकार बनने जा रही? उस कोलिशन सरकार की अगुवाई क्या एनडीए करेगा या इंडिया गठबंधन करेगा? नेतृत्व चाहे जो करे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि 4 जून के बाद जो सरकार बनने जाएगी या जो बनने वाली है, उस सरकार के बनाने वाले लोग राजीव गांधी द्वारा स्थापित उस उच्च संसदीय परंपरा का शायद निर्वहन न करें। अगर वे उच्च संसदीय परंपरा का निर्वहन करेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी भी एक दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में देश में कोई मजबूत सरकार नहीं बनती। देखना है कि 4 जून को देश की जनता क्या फैसला सुनाती है। देश की जनता का फैसला 6 चरणों के मतपेटियों में बंद है और 7वें चरण की मतदान के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यह चुनाव और 4 जून के चुनाव परिणाम देश के संसदीय इतिहास में एक नया ट्रेंड सेटर के रूप में देखे जाएंगे। 4 जून के चुनाव परिणाम देश के भविष्य की दिशा और दशा को तय करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण